क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग चलते या बैठते वक्त झुके झुके लगते हैं? किसी के पैर ओ शेप में दिखते हैं तो किसी के पैरों में गैप ही नहीं होता। ये सब सिर्फ बैड हैबिट्स की वजह से नहीं, बल्कि कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कहलाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें सही किया जा सकता है सिंपल करेक्टिव मेजर्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। हमारा अगला टॉपिक है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और उनके करेक्टिव मेजर्स। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि पोस्चर होता क्या है। जब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं या यहाँ तक कि लेटते हैं, तब हम अपने शरीर को जिस अलाइनमेंट में रखते हैं उसी को पोस्चर या आसन कहा जाता है। पोस्चर दो तरह के हो सकते हैं, गुड पोस्चर और बैड पोस्चर। गुड पोस्चर आपकी बोन्स और जॉइंट्स को सही अलाइनमेंट में रखता है, जिससे मसल्स पर तनाव कम होता है और दर्द को रोकने में मदद मिलती है। लेकिन जब हमारा पोस्चर गलत हो जाता है तो क्या होता है? इससे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज नामक समस्याएं हो सकती हैं। आज हम इन डिफॉर्मिटीज और उन्हें ठीक करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। पोस्चर क्यों महत्वपूर्ण है? गुड पोस्चर आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अलाइन रखता है, जॉइंट्स के वेयर एंड टियर को रोकता है और बैक पेन होने के जोखिम को कम करता है। जब हम गुड पोस्चर को अपनाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरी ओर पुअर पोस्चर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह गर्दन और पीठ में दर्द कर सकता है, लचीलापन कम कर सकता है और यहाँ तक कि आपके बैलेंस और डाइजेशन को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे हमारी काम करने की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पुअर पोस्चर के कॉमन कारण क्या है। इसमें सबसे पहला है डिजीजेस। कुछ मेडिकल कंडीशंस या क्रोनिक डिजीजेस बॉडी को वीक बना देते हैं, जिससे सही पोस्चर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। रिकेट्स, ओस्टियोपोरोसिस, पोलियो, पॉट्स डिजीज यानी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन, सेरिब्रल पोल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, पार्किंसंस डिजीज उन बीमारियों के एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से हमारा बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है। इंजरीज, एक्सीडेंट्स या स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से बोन्स, जॉइंट्स या मसल्स पर असर पड़ता है। इससे पोस्चर नेचुरली खराब हो सकता है। हेरेडिटरी, कई बार पुअर पोस्चर जेनेटिक्स से जुड़ा होता है, यानी फैमिली में अगर किसी को पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, तो आगे जनरेशंस में भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। हैबिट्स, हमारी डेली हैबिट्स जैसे गलत तरीके से बैठना, ज्यादा देर तक मोबाइल या लैपटॉप यूज करना या एक ही साइड से बैग कैरी करना, ये सब धीरे धीरे पुअर पोस्चर क्रिएट कर देते हैं। मस्कुलर वीकनेस, अगर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाते। खासकर बैक और एब्डोमिनल मसल्स की वीकनेस पुअर पोस्चर का बड़ा कारण है। मेंटल एटीट्यूड, कभी कभी व्यक्ति का सोचने और महसूस करने का तरीका भी पोस्चर को अफेक्ट करता है। नेगेटिव एटीट्यूड या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है। अंडरनरिशमेंट और मैलन्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने से बोन्स और मसल्स वीक हो जाते हैं, जिससे बॉडी सही पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाती। फटीग, थकान या फटीग की वजह से बॉडी ऑटोमेटिकली स्लम्प हो जाती है। मतलब थकान में इंसान सीधा खड़ा या बैठा रह ही नहीं पाता। लो सेल्फ एस्टीम, जब किसी का कॉन्फिडेंस कम होता है तो बॉडी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से झुकी हुई या क्लोज्ड दिखाई देती है। पेन, क्रोनिक पेन या रेगुलर डिस्कम्फर्ट की वजह से बॉडी अपना नेचुरल पोस्चर छोड़कर ऐसा पोस्चर अडॉप्ट कर लेती है जिससे टेम्परेरी पेन कम लगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में डिफॉर्मिटीज पैदा करता है। आइए कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को देखें। ये समस्याएं अक्सर बचपन में शुरू होती हैं और अगर इन्हें ठीक न किया जाए तो जीवन में बाद में दर्द का कारण बन सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काइफोसिस की। काइफोसिस में स्पाइन का अपर बैक यानी थोरैसिक रीजन का असामान्य तरीके से बाहर की तरफ कर्व हो जाने के कारण होता है, जिससे पीठ गोल और झुकी हुई दिखती है। इसे अक्सर हंचबैक या राउंड शोल्डर भी कहा जाता है। कॉजेज ऑफ काइफोसिस, काइफोसिस यानी स्पाइन का अपर बैक ज्यादा राउंडेड होना कई अलग अलग कारणों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पुअर पोस्चर, जब हम लंबे समय तक झुककर बैठते हैं या फॉरवर्ड हेड पोस्चर रखते हैं तो स्पाइन की थोरैसिक रीजन में कांस्टेंट फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। धीरे धीरे बैक एक्सटेंसर मसल्स वीक हो जाते हैं
और स्पाइन की नेचुरल कर्व बढ़कर परमानेंट काइफोसिस बन जाता है। वीक मसल्स, अगर अपर बैक की एक्सटेंसर मसल्स वीक और चेस्ट की पेक्टोरल मसल्स टाइट हों, तो बॉडी नेचुरली फॉरवर्ड बेंड में खिंच जाती है। इस मसल इम्बैलेंस से स्पाइन का कर्व बढ़कर काइफोसिस बन जाता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल स्क्योमैन्स डिजीज एंड कंजेनिटल काइफोसिस। स्क्योमैन्स डिजीज में वर्टिब्री, स्पाइनल बोन्स की ग्रोथ अनइवन एंड वेज शेप होती है, जिससे स्पाइन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर्व हो जाती है। कंजेनिटल काइफोसिस में जन्म से ही वर्टिब्री में डिफेक्ट होता है, जिससे कर्व चाइल्डहुड से ही डेवलप होने लगता है। एज रिलेटेड कॉजेज, फॉर एग्जांपल्स ओस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस एंड एजिंग। ओस्टियोपोरोसिस में वर्टिब्री की बोन्स वीक होकर कोलैप्स कर जाती हैं, जिससे स्पाइन नेचुरली फॉरवर्ड झुक जाती है। एजिंग और आर्थराइटिस में स्पाइनल डिस्क श्रिंक और जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, जिससे कर्व बढ़ता है। इंजरी और ट्रॉमा, अगर स्पाइन फ्रैक्चर या वर्टिब्रल इंजरी हो, तो वर्टिब्री अपनी शेप खोकर आगे की तरफ झुक जाते हैं। रिपीटेड स्ट्रेस भी धीरे धीरे कर्व को बढ़ाता है। स्पाइनल टीबी, पॉट्स डिजीज में वर्टिब्री डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे स्पाइन हम्प की तरह बाहर आ जाता है। पोलियो या मसल वीकनेस डिसऑर्डर्स में मसल स्पाइन को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर पाते, जिससे कर्व बढ़ जाता है। ट्यूमर स्पाइन की बोन या मसल स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं, रिजल्ट काइफोसिस। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, चाइल्डहुड में मैलन्यूट्रिशन या रिकेट्स यानी विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण बोन्स वीक और डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। स्पाइन वीक होने से बॉडी वेट को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाती, रिजल्ट फॉरवर्ड बेंड और काइफोसिस। माइल्ड काइफोसिस ज्यादातर बैड पोस्चर और वीक मसल्स की वजह से होता है और एक्सरसाइजेस से इम्प्रूव हो सकता है। सीवियर काइफोसिस जैसे स्ट्रक्चरल या ओस्टियोपोरोसिस रिलेटेड में मेडिकल ट्रीटमेंट या ब्रेसिंग और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं उन करेक्टिव एक्सरसाइजेज के बारे में जिनसे इस डेफॉर्मिटी को ठीक किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है चिन टक एक्सरसाइज। स्ट्रेट बैठें या खड़े हों, चिन को धीरे धीरे नेक की ओर अंदर खींचे, डबल चिन जैसी पोजीशन। 5 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। यह नेक और अपर स्पाइन अलाइनमेंट सुधारता है। थोरैसिक एक्सटेंशन, फोम रोलर एक्सरसाइज। फोम रोलर को अपर बैक के नीचे रखें। हैंड्स को हेड के पीछे रखकर स्लोली बैक को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। इससे थोरैसिक स्पाइन की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। वॉल एंजल्स, वॉल के अगेंस्ट खड़े हों। बैक और हील्स वॉल से टच करें। आर्म्स को स्लोली अप डाउन मूव करें, जैसे स्नो एंजल्स बनाते हैं। यह एक्सरसाइज अपर बैक और शोल्डर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। कैट काउ स्ट्रेच, हैंड्स और नीज पर आ जाएं। इनहेल करते हुए स्पाइन को काउ की तरह आंच करें। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को कैट की तरह राउंड करें। यह एक्सरसाइज स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी और अलाइनमेंट बेहतर करती है। प्रोन बैक एक्सटेंशन, मैट पर पेट के बल लेटें। हाथों को हेड के पीछे या साइड में रखें। स्लोली चेस्ट को ग्राउंड से ऊपर उठाएं और होल्ड करें। इससे बैक एक्सटेंसर मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। चेस्ट स्ट्रेच, डोरवे स्ट्रेच। डोर फ्रेम पर खड़े हों, आर्म्स को साइड्स में रखें और चेस्ट को आगे पुश करें। यह एक्सरसाइज टाइट चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच करती है और पोस्चर सुधारती है। योगा आसनास, कुछ योगासन ऐसे हैं जो इस डिफॉर्मिटी में बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे भुजंगासन। भुजंगासन पीठ को मजबूत करने और पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। यह आसन शरीर को लचीला बनाता है और तनाव को कम करता है। शलभासना, शलाभासन ऊपरी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन योगासन है। यह आसन पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करने और आसन को सुधारने में भी मदद करता है। तड़ासना, ताड़ासन ओवरऑल पोस्चर अलाइनमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण आसन है। यह शरीर को सीधा रखने और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस आसन का नियमित अभ्यास शरीर की पोस्चर सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। माइल्ड काइफोसिस में ये एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव हैं। ये एक्सरसाइजेस पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने और पोस्चर को सुधारने में मदद करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से काइफोसिस के लक्षणों को कम किया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार किया जा सकता है। अगर कर्व सीवियर है, 40 डिग्री से ज्यादा या पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन जरूरी है।
बच्चों और टीनेजर्स में अर्ली हैबिट करेक्शन और एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा फायदा करते हैं। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज लॉर्डोसिस। लोअर बैक यानी लंबर रीजन के एक्सट्रीम इन्वर्ट कर्व को लॉर्डोसिस कहते हैं, जिससे बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है और हिप्स बाहर की ओर निकले हुए दिखते हैं। इसे स्वे बैक या हॉलो बैक भी कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पुअर पोस्चर, जब हम लंबे समय तक गलत तरीके से बैठते या खड़े रहते हैं, जैसे ज्यादा झुकना, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, तो स्पाइनल अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। लगातार रॉन्ग पोस्चर में स्पाइन अडेप्ट कर लेती है और धीरे धीरे लोअर बैक में एक्सेसिव कर्व डेवलप हो जाता है। वीक कोर मसल्स फॉर एग्जाम्पल एब्स, ऑब्लिक्स, ग्लट्स स्पाइन को सपोर्ट करते हैं। अगर ये मसल्स वीक हो तो स्पाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। नतीजतन बॉडी बैलेंस बनाए रखने के लिए स्पाइन का लोअर पार्ट ज्यादा अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जिससे लॉर्डोसिस डेवलप होता है। टाइट मसल्स, लंबे समय तक सिटिंग से हिप फ्लेक्सर्स यानी फ्रंट थाई मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं। टाइट हिप फ्लेक्सर्स पेल्विस को फॉरवर्ड टिल्ट करते हैं। जब पेल्विस आगे झुकता है तो स्पाइन ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ ज्यादा कर्व बना लेता है। ओबेसिटी, एक्सेस फैट, खासकर एब्डोमेन और हिप्स पर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आगे खींचता है। इस लोड को बैलेंस करने के लिए लोअर बैक ज्यादा आंच करता है, जिससे लॉर्डोसिस होता है। प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी का वेट आगे की तरफ होता है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाती है। मदर की स्पाइन ऑटोमेटिकली लोअर बैक को ज्यादा इन्वर्ट कर्व बनाकर बैलेंस करती है। यह टेम्पररी लॉर्डोसिस होता है और डिलीवरी के बाद ज्यादातर इम्प्रूव हो जाता है। स्पाइनल प्रॉब्लम्स, जब एक वर्टेब्रा आगे की ओर स्लिप करता है, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस, तो स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। बॉडी उस इम्बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए लोअर स्पाइन में ज्यादा इन्वर्ट कर्व डेवलप कर लेती है। कंजेनिटल कॉजेज और जेनेटिक कंडीशंस, कुछ लोग जन्म से ही स्पाइन की स्ट्रक्चर में वेरिएशन लेकर पैदा होते हैं। ये स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज नेचुरल कर्व को बढ़ाकर लॉर्डोसिस का कारण बन सकती हैं। अकॉन्ड्रोप्लेसिया, एक प्रकार का ड्वार्फिज्म में स्पाइन की ग्रोथ अलग तरीके से होती है, जिससे लॉर्डोसिस कॉमन है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में मसल्स वीक या इम्बैलेंस्ड रहते हैं, स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाते और कर्व बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जिनसे लॉर्डोसिस को करेक्ट किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। पीठ के बल लेटें, नीज बेंड रखें और फीट जमीन पर। लोअर बैक को जमीन से चिपकाते हुए एब्डोमेन को टाइट करें। 5-10 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। स्पाइन की स्टेबिलिटी और कोर स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट। नी टू चेस्ट स्ट्रेच, पीठ के बल लेटें और एक नी को चेस्ट की ओर खींचें। कुछ सेकंड होल्ड करें और लेग बदलें। लोअर बैक को स्ट्रेच करता है और एक्सेस कर्व को कम करता है। कैट काउ स्ट्रेच, हैंड्स और नीज पर आकर इनहेल करें और स्पाइन को काउ की तरह आंच करें। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को कैट की तरह राउंड करें। यह स्पाइन को फ्लेक्सिबल और बैलेंस्ड रखता है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज, कमर के बल लेटकर नीज बेंड करें। स्लोली हिप्स को ऊपर उठाएं, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लाएं। यह ग्लट्स और कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे लोअर बैक सपोर्ट मिलता है। चाइल्ड्स पोज, नीज के बल बैठकर आर्म्स को आगे स्ट्रेच करें और चेस्ट को ग्राउंड की ओर ले जाएं। यह लोअर बैक को रिलैक्स करता है और कर्व को रिलीज करता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जमीन पर बैठें, लेग स्ट्रेट रखें। फॉरवर्ड बेंड होकर टोस को टच करने की कोशिश करें। टाइट हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करता है, जिससे पेल्विक टिल्ट सही होता है। प्लैंक होल्ड, एल्बोज और टोस पर बॉडी को स्ट्रेट लाइन में होल्ड करें। कोर और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे लॉर्डोसिस कंट्रोल होता है। लॉर्डोसिस अगर माइल्ड है तो इन एक्सरसाइजेस से काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। अगर सीवियर पेन, मसल वीकनेस या वॉकिंग डिफिकल्टी हो तो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट जरूरी है। डेली करेक्ट सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस। जब स्पाइन में साइडवेज कर्व आ जाता है तो इसे स्कोलियोसिस कहते हैं। इससे एक शोल्डर या हिप दूसरे से ऊंचा दिख सकता है। स्कोलियोसिस में दो तरह के कर्व हो सकते हैं, सी कर्व जिसे सिंगल स्कोलियोसिस भी कह सकते हैं और एस कर्व जिसे मल्टीपल स्कोलियोसिस भी कह सकते हैं।
स्कोलियोसिस के कई कॉजेस हो सकते हैं, जैसे पुअर पोस्चर, लंबे समय तक एक ही तरफ झुककर बैठना, जैसे हमेशा एक ही कंधे पर बैग लटकाना, एक तरफ झुककर बैठना। इससे मसल इम्बैलेंस हो जाता है, एक साइड की मसल्स टाइट हो जाती है और दूसरी साइड की वीक। स्पाइन धीरे धीरे अडेप्ट होकर साइडवेज बेंड हो जाती है। अनइक्वल लेग लेंथ, अगर एक पैर छोटा और दूसरा लंबा हो यानी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, तो बॉडी बैलेंस बनाए रखने के लिए पेल्विस टिल्ट हो जाता है। पेल्विस के टिल्ट से स्पाइन साइडवेज कर्व डेवलप कर लेती है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल्स पोलियो, सेरिब्रल पोल्जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इन कंडीशंस में मसल्स वीक या अनइक्वल स्ट्रेंथ रखते हैं। स्पाइन को इक्वल सपोर्ट नहीं मिल पाता। वीक साइड पर स्पाइन झुक जाती है, जिससे कर्व यानी स्कोलियोसिस बनता है। कंजेनिटल स्कोलियोसिस यानी जन्मजात स्कोलियोसिस, जब बेबी की स्पाइन या रिब्स बर्थ से ही ठीक से डेवलप नहीं होती, जैसे वर्टिब्री का अनइवन ग्रोथ या फ्यूजन, तो स्पाइन के कुछ हिस्से नॉर्मल ग्रो होते हैं और कुछ नहीं। इससे नेचुरली एक साइड में कर्व आ जाता है। जेनेटिक और हेरेडिटरी फैक्टर्स, स्कोलियोसिस अक्सर फैमिली में चलता है। अगर स्कोलियोसिस पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स में है, तो चाइल्ड में डेवलप होने का रिस्क ज्यादा होता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, लेकिन यह जीन्स, स्पाइन डेवलपमेंट और मसल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। स्पाइनल इंजरीज और ट्यूमर्स, इंजरी से वर्टिब्री डैमेज हो सकते हैं। ट्यूमर या इन्फेक्शन स्पाइन की ग्रोथ प्लेट या मसल्स को अफेक्ट कर सकता है। यह अनइवन ग्रोथ या वीकनेस पैदा करता है, जिससे स्पाइन कर्व हो जाती है। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, इडियोपैथिक का मतलब है एग्जैक्ट कॉज अननोन। यह अक्सर 10 से 18 साल के एडोलेसेंस में होता है। माना जाता है कि यह ग्रोथ स्पर्ट्स के दौरान स्पाइन और मसल्स के अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जिनसे स्कोलियोसिस को करेक्ट किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है पेल्विक टिल्ट, बैक के बल लेटें, नीज बेंड रखें और फीट जमीन पर रखें। लोअर बैक को जमीन से लगाकर एब्डोमेन को टाइट करें। 5 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। यह स्पाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कैट काउ स्ट्रेच, हैंड्स और नीज पर आ जाएं। इनहेल करते समय काउ की तरह स्पाइन को आंच करें। एक्सहेल करते समय स्पाइन को कैट की तरह राउंड करें। यह स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और अलाइनमेंट सुधारता है। चाइल्ड्स पोज, नीज के बल बैठकर आर्म्स को आगे स्ट्रेच करें और चेस्ट को ग्राउंड पर ले जाएं। यह बैक मसल्स को रिलैक्स करता है और कर्व को बैलेंस करने में मदद करता है। साइड प्लैंक, बॉडी को एक साइड पर रखें, एल्बो और फीट से सपोर्ट लें। हिप को ऊपर उठाकर स्ट्रेट लाइन बनाएं। 15-20 सेकंड होल्ड करें। यह अनइवन मसल्स को बैलेंस करता है। सीटेड साइड स्ट्रेच, ग्राउंड पर बैठकर एक आर्म को ऊपर उठाएं और अपोजिट साइड में बेंड करें। यह साइड मसल्स को स्ट्रेच करता है और कर्वेचर को कंट्रोल करता है। लैटिसिमस डोर्सी स्ट्रेच या वॉल स्ट्रेच, दीवार के सामने खड़े होकर दोनों आर्म्स को ऊपर रखें। स्लोली अपर बॉडी को नीचे की ओर पुश करें। यह बैक मसल्स को इलोंगेट करता है। योगासनास, कुछ योगासन ऐसे हैं जो इस डिफॉर्मिटी में बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे तड़ासना। ताड़ासन एक बुनियादी आसन है जो आपके शरीर को मजबूत करने और आसन को सुधारने में मदद करता है। यह आसन आपको जमीन पर स्थिर रहने और अपने शरीर को सही ढंग से संरेखित करने के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन आपके साइड मसल्स को संतुलित करने में मदद करता है। यह आसन शरीर को एक त्रिकोण आकार में लाता है, जिससे साइड की मांसपेशियों पर खिंचाव आता है और वे मजबूत होती हैं। यह आसन संतुलन और स्थिरता में सुधार करता है। वृक्षासन, वृक्षासन एक योगासन है जो संतुलन और रीढ़ की स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आसन शरीर को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। यह पैरों, टखनों और रीढ़ को मजबूत करता है। यह आसन साइटिका से राहत दिलाने में भी मदद करता है। माइल्ड स्कोलियोसिस में ये एक्सरसाइजेस काफी मदद करती हैं। ये एक्सरसाइजेस पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद करते हैं। अगर कर्व 20 डिग्री से ज्यादा है या पेन है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है।
बच्चों और टीनेजर्स में अर्ली स्टेज डिटेक्शन और एक्सरसाइजेस सबसे इफेक्टिव रहते हैं। इसलिए बच्चों में एक्सरसाइज की आदत डालना बहुत जरूरी है ताकि वो स्वस्थ रहें। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज नॉक नीज, यानी घुटनों का आपस में टकराना। नॉक नीज या जनुवाल्गम एक ऐसी स्थिति है जहां नीज आपस में टकराते हैं जबकि एंकल्स दूर रहते हैं। यह छोटे बच्चों में आम है और आमतौर पर 7 या 8 साल की उम्र तक अपने आप ठीक हो जाता है। नॉक नीज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रिकेट्स। रिकेट्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं क्योंकि उनमें मिनरलाइजेशन ठीक से नहीं होती। जब बच्चा वॉक करना शुरू करता है तो बॉडी वेट वीक बोन्स पर अनइक्वल प्रेशर डालता है। यह प्रेशर अंदर की तरफ ज्यादा पड़ता है जिससे नीज अंदर झुक जाते हैं और नॉक नी डेवलप हो जाता है। ओबेसिटी, एक्स्ट्रा बॉडी वेट नीज पर एक्सेस लोड डालते हैं। यह लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अंदर की तरफ ज्यादा दबाव डालता है। धीरे धीरे नीज आपस में मिलने लगते हैं और एंकल गैप बढ़ जाता है। वीक मसल्स, वीक हिप एब्डक्टर्स और थाई मसल्स लेग्स को प्रॉपर अलाइनमेंट में होल्ड नहीं कर पाते। इससे नीज धीरे धीरे अंदर की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं। इम्प्रॉपर वॉकिंग हैबिट्स, कुछ बच्चे चलने के दौरान रॉन्ग पैटर्न जैसे पैरों को अंदर की तरफ रखकर चलना डेवलप कर लेते हैं। समय के साथ यह हैबिट बोन ग्रोथ और लेग अलाइनमेंट को अफेक्ट करती है जिससे नॉक नी हो सकता है। जेनेटिक और हेरेडिटरी फैक्टर्स, अगर पेरेंट्स या फैमिली में नॉक नी की हिस्ट्री है तो बच्चा भी इनहेरिटेड बोन ग्रोथ पैटर्न ले सकता है। इससे नेचुरल अलाइनमेंट नीज को अंदर की तरफ झुका देता है। इंजरी और ट्रॉमा, अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ प्लेट यानी एपिफाइसिस के पास इंजरी हो जाए तो लेग अनइवन ग्रो करता है। यह अनइवन ग्रोथ नीज को इनसाइड कर्व में डाल देता है जिससे नॉक नी डेवलप होता है। अदर मेडिकल कंडीशंस, आर्थराइटिस, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस नीज जॉइंट डैमेज करके अलाइनमेंट बिगाड़ देता है। बोन डिजीजेस वीकनेस और डिफॉर्मिटी पैदा कर सकते हैं। करेक्टिव मेजर्स, बच्चों में यह अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है। फिर भी बच्चों की डाइट पर ध्यान दें और उन्हें खाने में सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स दें। कुछ केसेस में डॉक्टर ब्रेसेस का इस्तेमाल बोल सकते हैं और आमतौर पर विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस से भरपूर आहार की सलाह दे सकते हैं। करेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर नॉक नी, इसे करेक्ट करने के लिए खास करेक्टिव एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है जो हिप, थाई और लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग और अलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइड लाइंग लेग रेजेस, एक साइड पर लेट जाएं, अपर लेग को स्लोली ऊपर उठाएं और नीचे लाएं। यह हिप एब्डक्टर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और नी अलाइनमेंट में मदद करता है। इनर थाई स्ट्रेच, लेग्स को वाइड स्प्रेड करके बैठें, बॉडी को धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करें। इससे इनर थाई मसल स्ट्रेच होते हैं और अलाइनमेंट बेहतर होता है। स्टेप अप्स, किसी स्टेप या लो बेंच पर ऑल्टरनेट लेग्स से चलें और उतरें। यह क्वाड्रिसेप्स और हिप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। रेजिस्टेंस बैंड साइड वॉक्स, नीज के ऊपर रेजिस्टेंस बैंड पहन लें। हाफ स्क्वाट पोजीशन में रहकर साइडवेज वॉक करें। यह ग्लूटस मीडियस और हिप मसल्स को एक्टिवेट करता है। बटरफ्लाई स्ट्रेच, ग्राउंड पर बैठकर दोनों फीट को आपस में मिलाएं। नीज को स्लोली अप डाउन करें। यह इनर थाइस और हिप जॉइंट्स के लिए इफेक्टिव है। वॉल स्क्वाट्स विद बॉल, बैक को वॉल से लगाएं और नीज को बेंड करें। नीज के बीच स्मॉल बॉल या पिल्लो रखें और स्क्वाट करते समय स्क्वीज करें। यह इनर थाइस और लेग अलाइनमेंट में मदद करता है। योगा आसनास, कुछ योगासन ऐसे हैं जो इस डिफॉर्मिटी में बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज के नाम से भी जाना जाता है, एक बुनियादी योगासन है जो आपके पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है, संतुलन में सुधार करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसे करने से शरीर में स्थिरता और जागरूकता आती है। वृक्षासन एक योगासन है जो संतुलन और पैरों के अलाइनमेंट को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आसन शरीर को स्थिर रखने और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। इसे करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में लचीलापन आता है। उत्कटासन, जिसे चेयर पोज भी कहा जाता है, जांघों और कूल्हों की शक्ति बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन योगासन है।
यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और संतुलन में सुधार करता है। इसे करने से पैरों और पीठ की मांसपेशियों को भी लाभ मिलता है। अगर नौकनी बहुत ज्यादा है और वॉकिंग यानी गेट पर असर डाल रहा है तो सिर्फ एक्सरसाइजेस से पूरी तरह करेक्ट नहीं होगा। ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी या ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट जरूरी है। बच्चों में अर्ली डिटेक्शन और एक्सरसाइजेस काफी इफेक्टिव होते हैं, इसलिए बच्चों में किसी भी प्रकार की समस्या का जल्द से जल्द पता लगाना और उन्हें सही व्यायाम कराना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज बो लेग्स यानी धनुषाकार पैर। बो लेग्स जिसे जेनु वरुंग भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जहां किसी व्यक्ति के पैर बाहर की ओर मुड़े हुए दिखते हैं, जिसमें एंकल्स के आपस में मिले होने पर भी उनके नीज बहुत दूर रहते हैं। बो लेग्स होने के कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिकेट्स में बोन्स सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं क्योंकि मिनरलाइजेशन ठीक से नहीं होती। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बॉडी वेट वीक बोन्स पर अनइक्वल लोड डालता है। यह लोड बाहर की ओर झुकाव पैदा करता है, जिससे नीज बाहर की ओर ड्रिफ्ट करते हैं और बो लेग्स बनते हैं। बो लेग्स होने का अगला कारण है इम्प्रॉपर वॉकिंग हैबिट्स। छोटे बच्चे कभी कभी अर्ली वॉकिंग या रॉन्ग वॉकिंग पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। इससे ग्रोथ प्लेट्स पर अनइक्वल प्रेशर पड़ता है। समय के साथ नीज बाहर की ओर झुक जाते हैं। बो लेग्स होने का अगला कारण जेनेटिक और हेरेडिटरी फैक्टर्स हो सकता है। कुछ बच्चों में बर्थ से ही बोन ग्रोथ पैटर्न ऐसा होता है कि लेग्स नेचुरल अलाइनमेंट से बाहर की ओर कर्व हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री होने पर बो लेग्स का रिस्क बढ़ जाता है। बो लेग्स होने का अगला कारण है बोन डिजीज। कंडीशंस जैसे ब्लाउन्स डिजीज में टिबिया, शिन बोन की ग्रोथ प्लेट अबनॉर्मल होती है। यह बोन को बाहर की ओर बेंड कर देती है, जिससे बो लेग्स डेवलप हो जाते हैं। बो लेग्स होने का अगला कारण है इंजरी और ट्रॉमा, नियर नी और ग्रोथ प्लेट। अगर बचपन में नी या टिबिया के ग्रोथ प्लेट पर इंजरी हो जाए तो अनइवन ग्रोथ हो सकता है। अनइक्वल ग्रोथ से बोन बाहर की ओर झुक जाती है, रिजल्ट बो लेग्स। बो लेग्स होने का अगला कारण है ओबेसिटी और ओवरवेट। एक्सेस वेट से ग्रोइंग बोन्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। यह प्रेशर लेग बोन्स को बाहर की ओर पुश करता है, जिससे नीज दूर दूर हो जाते हैं। बो लेग्स होने का अगला कारण अदर मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। कुछ रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स सच एज पगेट्स डिजीज भी बोन डेवलपमेंट को अफेक्ट करके बो लेग्स पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बो लेग्स के करेक्टिव मेजर्स के बारे में। शिशुओं के लिए बो लेग्स आमतौर पर 12 से 18 महीनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है। सीवियर केसेस में या यदि स्थिति बनी रहती है तो डॉक्टर ब्रेसेस, प्लास्टर या यहाँ तक कि सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जिनसे बो लेग्स को करेक्ट किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है साइड लाइंग लेग रेजेस। एक साइड पर लेट जाएं। अपर लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और फिर नीचे लाएं। इससे हिप अबडक्टर मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनर थाई स्क्वीज और पिल्लो स्क्वीज एक्सरसाइज। लेटकर या चेयर पर बैठकर नीज के बीच एक पिल्लो रखें। नीज से पिल्लो को दबाएं और 5-10 सेकंड होल्ड करें। यह एक्सरसाइज इनर थाई मसल्स को मजबूत करती है और नीज को अंदर लाने में मदद करती है। ब्रिजिंग विद पिल्लो स्क्वीज। बैक के बल लेटें, नीज बेंड रखें और फीट ग्राउंड पर। नीज के बीच पिल्लो रखें। अब हिप्स को ऊपर उठाएं और साथ ही नीज से पिल्लो दबाएं। यह ग्लट्स, हैमस्ट्रिंग्स और इनर थाइस को एक्टिवेट करता है। स्टैंडिंग हिप एडक्शन, रेजिस्टेंस बैंड। एक रेजिस्टेंस बैंड को साइड पर फिक्स करें और एंकल में बांधें। बैंड के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर लेग को क्रॉस करते हुए अंदर की ओर लाएं। इससे हिप और इनर थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। योगा पोजेस। कुछ योगासन ऐसे हैं जो इस डिफॉर्मिटी में बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे वृक्षासन, जिसे ट्री पोज भी कहा जाता है, एक योगासन है जो बैलेंस और अलाइनमेंट को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह फीट्स, एंकल्स और स्पाइन मसल्स को मजबूत करता है। बद्ध कोणासन, जिसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कहते हैं, इनर थाई को स्ट्रेच और मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन आसन है। ताड़ासन एक बुनियादी योगासन है जो ओवरऑल पोस्चर और बॉडी अलाइनमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। यह आसन शरीर को मजबूत करने और संतुलन में सुधार करने में मदद करता है। यहाँ हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर बो लेग्स बहुत ज्यादा है
और वॉकिंग गेट पर असर डाल रहे हैं, तो सिर्फ एक्सरसाइजेस से पूरी तरह करेक्ट नहीं होंगे। ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस या ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन जरूरी है। बच्चों में शुरुआत से ही बो लेग्स के अर्ली डिटेक्शन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें शुरू से ही एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व रखना चाहिए। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज फ्लैट फुट, यानी सपाट पैर। फ्लैट फुट, जिसे पेस प्लेनस भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जहां पैर का पूरा तलवा जमीन को छूता है और पूरा पांव जमीन से चिपक जाता है। ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हील या आंच वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। फ्लैट फुट होने के कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीक फुट मसल्स। फुट के अंदर आंच बनाने वाली मसल्स और टेंडन्स होते हैं, जैसे टिबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर मसल्स। अगर ये मसल्स वीक हो जाएं, तो फुट आंच को सपोर्ट नहीं कर पाते। धीरे धीरे आंच कोलैप्स होकर पूरा फुट ग्राउंड से टच करने लगता है। रिजल्ट फ्लैट फुट। जेनेटिक और हेरेडिटरी फैक्टर्स। कुछ लोग जन्म से ही फ्लैट फुट टेंडेंसीज लेकर पैदा होते हैं, जिससे आंच कभी डेवलप ही नहीं होता। यह कंजेनिटल फ्लैट फुट कहलाता है और बचपन से ही दिखाई देता है। ओबेसिटी, एक्सेस बॉडी वेट फुट के जॉइंट्स और मसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। यह आंच को दबाकर धीरे धीरे कोलैप्स कर देता है, जिससे फ्लैट फुट डेवलप हो जाता है। फ्लैट फुट का अगला कारण है इम्प्रॉपर फुटवेयर। लॉन्ग टर्म फ्लैट स्लिपर्स या शूज जिनमें आंच सपोर्ट नहीं होता, पहनने से फुट की मसल्स वीक हो जाती हैं। बिना सपोर्ट के आंच सस्टेन नहीं कर पाता और फ्लैटन हो जाता है। इंजरी और ट्रॉमा। अगर एंकल या फुट का टेंडन, खासकर टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन, टियर या डैमेज हो जाए तो आंच कोलैप्स हो जाता है। फ्रैक्चर्स या रिपीटेड स्ट्रेस भी फ्लैट फुट का कारण बन सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशंस। पोलियो, सेरिब्रल पॉल्जी या मसल डिस्ट्रॉफी जैसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मसल्स वीक हो जाते हैं। वीक मसल्स आंच को मेंटेन नहीं कर पाते, जिससे फ्लैट फुट हो सकता है। एज रिलेटेड फैक्टर्स। एज के साथ टेंडन्स और लिगामेंट्स लूज और वीक हो जाते हैं। इससे अडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट डेवलप हो सकता है। करेक्टिव मेजर्स में हम जूतों के लिए आंच सपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। यह पैरों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। आंच सपोर्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही टाइप का सिलेक्शन करना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जिनसे फ्लैट फुट को करेक्ट किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है टो कर्ल एक्सरसाइज। चेयर पर बैठें और जमीन पर एक टॉवल रखें। टोज से टॉवल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। यह फुट आंच और टोज की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। पैरों की उंगलियों में पेन फंसाकर लिखने की कोशिश करना भी एक लाभकारी व्यायाम हो सकता है। यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। मार्बल पिकअप एक्सरसाइज। जमीन पर कुछ मार्बल्स या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रखें। टोज से एक एक मार्बल उठाकर बॉल में डालें। इससे फुट ग्रिप और स्मॉल मसल्स एक्टिवेट होती हैं। हील रेजेस, काफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्टैंडिंग पोजीशन में धीरे धीरे हील्स को ऊपर उठाकर टोज पर बैलेंस करें। कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर नीचे आएं। यह आर्च और काफ मसल्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आर्च लिफ्ट, शॉर्ट फुट एक्सरसाइज। बेयरफुट खड़े हों। टोज और हील को ग्राउंड पर रखते हुए आर्च को ऊपर उठाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। यह डायरेक्टली फुट आर्च को टारगेट करता है। रोलिंग एक्सरसाइज। फुट के नीचे टेनिस बॉल या फ्रोजन वाटर बॉटल रखें। धीरे धीरे बॉल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड रोल करें। यह फुट मसल्स को मसाज और स्ट्रेंथ दोनों देता है। टो वॉकिंग। कमरे में 1 से 2 मिनट सिर्फ टोस पर चलें। यह फुट आर्चेस को नेचुरली स्ट्रेंथन करता है। कुछ ऐसे योगासन हैं जो इस डिफॉर्मिटी में बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे वज्रासन, जिसे एंकल और फुट स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आसन है। यह आसन फुट और एंकल्स को मजबूत करने में मदद करता है, साथ ही पैरों की मसल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं, राइट अलाइनमेंट और आर्च डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और बैलेंस में सुधार करता है। स्पेशल नोट में इन एक्सरसाइजेस के अलावा
फ्लैट फुट अगर बहुत सीवियर है और पेन भी करता है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है। कुछ केसेस में आर्च सपोर्ट इंसोल्स भी यूज करने पड़ते हैं। ये इंसोल पैरों को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करते हैं और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इनका उपयोग उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है जिनके पैर सपाट हैं या जिन्हें प्लांटर फैसिटिस जैसी समस्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।